गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एसएसटी का अध्याय जो अपना चल रहा था, चौथा अध्याय, उसमें इटली का एकीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री, ये पूरा जर्मनी है। पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें तो डेनमार्क आ गया, डेनमार्क के बाद पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ये इंग्लैंड ऊपर इधर। तो और ये जर्मनी के पूरे जो राज्य दिए गए हैं, मुख्य जो मैंने नोट किया है यहाँ पे, जैसे हनोवर है, बर्लिन है, ये ऊपर कील, ये दो डचियां यानी बस्तियां, स्लेस्विग और हॉलस्टाइन। उसके बाद सैक्सनी है, ये लिप्जिंग है, म्यूनिक है, बवेरिया है, वुटेमबर्ग है, फ्रैंकफर्ट है, ये राइनलैंड है। ये पूरे जो है राज्य इसमें नोट कर रखे हैं मैप के अंदर। तो इटली का एकीकरण भी 3 चरण में था और जर्मनी का एकीकरण भी 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में डेनमार्क से युद्ध होगा, गैस्टाइन की संधि होगी, ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा, प्राग की संधि होगी, फ्रांस से युद्ध होगा और फ्रैंकफर्ट की संधि होगी। इन सब का हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो पहले चरण की अगर अपने बात करते हैं तो प्रथम चरण में आएगा डेनमार्क से युद्ध, और ये युद्ध हुआ था फरवरी 1864 ईस्वी में। अब देखिए कारण क्या बना था। कारण ये बना था कि जर्मनी के ये जो 2 डचियां यानी बस्तियां हुआ करती थी, स्लेस्विग और हॉलस्टाइन, इन दोनों बस्तियों में यहां तो जर्मन लोग रहते थे केवल, और यहां जो है वो डच और जर्मन दोनों लोग रहते थे। कहते हैं कि इन दोनों बस्तियों के ऊपर जो है वो डेनमार्क का अधिकार था और डेनमार्क का प्रशासन यहां चलता था। लेकिन यहां की जो जर्मन जनता रहती थी दोनों बस्तियों में, वो ये नहीं चाहती थी कि हम डेनमार्क में मिले या डेनमार्क का प्रशासन हम पर लागू हो। ये दोनों बस्तियों में यानी इन दोनों बस्तियों में रहने वाले जो जर्मन लोग थे वो ये चाहते थे कि हम जर्मन परिसंघ के अंदर या जर्मन राज्य के अंदर हम मिले। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद यहां पे खड़ा हो गया था। विवाद खड़ा हो गया यहां पे तब कहते हैं कि पर्सा जो है वो उत्तरी जर्मनी का एक प्रदेश हुआ करता था। इसमें कई जो है ना संघ है वो सम्मिलित थे, जैसे कुछ जर्मनी का हिस्सा था, कुछ पोलैंड का था, कुछ डेनमार्क का था, बेल्जियम का था, चेक गणराज्य का था, कुछ रूस का भी था। तो पर्सा जो है वो इस तरह से एक पूरा साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ के सम्राट थे विलियम प्रथम और यहाँ का जो चांसलर था वो था बिस्मार्क। तो पर्सा ये चाहता था, ध्यान रहे, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण जो है ना वो ही पूर्ण हुआ था। अब देखिए, पर्सा का जो चांसलर था बिस्मार्क, वो ये चाहता था कि जर्मनी का जो है वो एकीकरण हो, लेकिन साथ साथ उसे ये भी पता था कि जर्मनी का एकीकरण जो है वो ऐसे नहीं किया जा सकता। यानी अगर मैं सीधे डेनमार्क पे आक्रमण करूंगा तो यूरोप महाद्वीप की जो अन्य कंट्री है या अन्य कंट्रीज जो है वो मेरा विरोध करेगी। तो इसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया को सबसे पहले, ध्यान रहे यहां पे मैं ए नंबर लगा रहा हूं, ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में ले लिया सबसे पहले, और इसको थोड़ा लालच दे दिया कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको कुछ प्रदेश जो है वो मैं आपको दे दूंगा, और हमें जो है वो डेनमार्क को पराजित करना है, यहां डेनमार्क के शासक जो है वो हुआ करते थे फ्रेडरिक। उससे पहले ये जो सिचुएशन बनी हुई थी यहाँ पे, जर्मनी लोग इसमें मिलना चाहते थे, डेनमार्क अपने अधीन करना चाहता था। तो इनके मध्य एक समझौता हुआ था, और यह समझौता हुआ था 1852 ईस्वी के अंदर, लंदन के अंदर एक समझौता हुआ था। इस समझौते में तय यह किया गया था कि ठीक है, डेनमार्क का अधिकार जरूर रहेगा उसके ऊपर, लेकिन डेनमार्क अपने मतलब साम्राज्य में उनको मिलाएगा नहीं। लेकिन ये इस संधि के अंदर जो है ना वो तय किया गया था भी ठीक है, आपका अधिकार मान लिया भी, आपका अधिकार है स्लेस्विग और हॉलस्टाइन पर, लेकिन आप उनको अपने राज्य में नहीं मिलाओगे। लेकिन बाद में क्या किया था, 1863 ईस्वी में 10-11 वर्ष बाद में यहाँ के डेनमार्क के शासक जो फ्रेडरिक था, उस फ्रेडरिक ने क्या किया,
स्लेस्विग और होल्स्टाइन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, मिला लिया मतलब। तब कहते हैं कि वहां की जनता जो है वो पूर्ण रूप से विरोध करने लग गई थी, विरोध करने लगी। फिर आया आगे बिस्मार्क, पर्शिया का चांसलर बिस्मार्क। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को साथ लेकर के, और ऑस्ट्रिया प्लस पर्शिया दोनों ने डेनमार्क को जो है वो धमकी दे डाली कि आप स्लेस्विग और होल्स्टाइन से अपना कब्जा डालो। डेनमार्क के शासक जो फ्रेडरिक था वो ये माना नहीं। तब दोनों ने मिलकर के उस पर आक्रमण कर दिया, और ये जो युद्ध हुआ इनके मध्य वो डेनमार्क से युद्ध, यानी 1864 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जो है वो डेनमार्क की पराजय हुई थी। इस युद्ध के अंदर जो है वो डेनमार्क की क्या हो गई थी, पराजय हुई थी, और दोनों डच्चियों पर डेनमार्क ने अपना अधिकार जो है वो त्याग दिया। बाद में अगस्त यानी 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गैस्टाइन की संधि हुई थी। गैस्टाइन की संधि हुई थी, ये हुई थी 14 अगस्त 1865 ईस्वी को। इसमें पर्शिया सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के शासक जो थे फ्रांसिस जोसेफ, उनके मध्य जो है ना वो उनको लेकर के एक समझौता हुआ था। और इस समझौते में तय किया गया था कि होल्स्टाइन जो है, अब देखिए गैस्टाइन की संधि में क्या हुआ था, एक तो प्रदेश था होल्स्टीन का या होल्स्टाइन का, कौन सा प्रदेश था, होल्स्टाइन। होल्स्टाइन प्रदेश है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, क्योंकि शर्तों के हिसाब से ऑस्ट्रिया ने जो सहयोग किया था उसके बदले उसे होल्स्टाइन प्रदेश जो है वो उसको दे दिया गया, उसको सौंप दिया गया था। स्लेस्विग जो था, स्लेस्विग प्रदेश था वो पर्शिया को दे दिया गया था, पर्शिया को दे दिया गया था। इसके बाद लोवेनबुर्ग, इसे लोवेलबुर्ग भी कहा जाता है, और 10th की बुक के अंदर लारेनबुर्ग है, तो वो थोड़ा सा आप सही कर लेना। और ये जो प्रदेश था ये भी किसको मिल गया था, पर्शिया को मिल गया था। इसके अलावा जो कील प्रदेश था, ये सबसे ऊपर है यहाँ पे कील, ये प्रदेश था, ये भी किसको मिल गया था, यह भी प्रदेश जो है वो पर्शिया को मिल गया था। और पर्शिया को इस पर किलेबंदी करने का अधिकार जो है वो मुख्य रूप से मिल गया था। तो केवल और केवल ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन प्रदेश ही मिला था। तो कहते हैं कि गैस्टाइन समझौता जो था वो बिस्मार्क की कूटनीति की सफलता था, मतलब है कूटनीतिक सफलता थी उसकी, और पर्शिया की सैन्य शक्ति जो है वो यहां बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा थी उसको थोड़ा सा धक्का लगा था। चलिए, ये तो हो गया अपना प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में बात आते हैं ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ था सेडोवा का, इसे सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध कहते हैं। और सेडोवा कोनिग्राज का युद्ध था, इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि 7 सप्ताह के अंदर यह बिस्मार्क ने यह युद्ध समाप्त कर दिया था, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। बाद में इसके साथ पराग की संधि हुई थी। अब देखिए द्वितीय चरण के अंदर ऑस्ट्रिया से क्या हुआ था, यानी गैस्टाइन समझौते के से मतलब ऑस्ट्रिया जो था वो नाराज था, किससे, पर्शिया से, क्योंकि गैस्टाइन समझौता था वो बिस्मार्क की कूटनीति का नतीजा था। इसमें ऑस्ट्रिया जो है ना वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और उसके बाद वो सैन्य शक्ति जो है ना वो बढ़ाने में लग गया था। इधर पर्शिया भी मौके की तलाश में लग गया था भी कब मुझे मौका मिले। और जब होल्स्टाइन प्रदेश जब ऑस्ट्रिया को दिया गया था, तो यहां जो जर्मन लोग रहते थे, वो उन्होंने मतलब क्या किया था, विद्रोह जो है ना वो शुरू कर दिया था, वहां आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया में मिलना ही नहीं चाहते थे, वो मुख्य रूप से जर्मन में मिलना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां जो लोग रहते थे होल्स्टाइन के अंदर, उन लोगों को बिस्मार्क ने भी जो है ना वो समर्थन देना शुरू कर दिया था। इसके बाद बात आती है दूसरी ओर, ऑस्ट्रिया जो था वो होल्स्टाइन के ड्यूक ऑफ ऑगस्टसबर्ग के पक्ष में भी आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इस विषय को लेकर के पर्शिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध जो है वो मतलब अवश्य हो गया था, और ये युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया से युद्ध 3 जुलाई 1866 ईस्वी को, 3 जुलाई। इसमें कहते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है वो पूरी तरह से हार गया था, ऑस्ट्रिया जो है वो उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद इसके साथ प्राग की संधि की गई, और इस संधि के तहत जो होल्स्टाइन प्रदेश था, कौन सा प्रदेश, होल्स्टाइन,
जिस पर होल्स्टाइन, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अब ये होल्स्टाइन प्रदेश जो है वो किसको दे दिया गया था? पर्सा दे दिया गया था। और अब पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनाया गया था। मुख्य बात आती है, अब क्या बनाया गया था? उत्तरी जर्मनी परिसंघ बना लिया गया था, ये मुख्य बात आती है। और इस परिसंघ में ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया था। चलिए अब बात करेंगे अपने फ्रांस की। देखिए पहला ऑस्ट्रिया से हो गया, अब आएगा नंबर किसका? फ्रांस का। हालांकि स्टार्ट में अगर ए नंबर पे मानते हैं तो डेनमार्क को पराजित किया था, बी नंबर पे मान लेते हैं अपने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। अब सी नंबर पे कौन आता है? फ्रांस। देखिए फ्रांस इसलिए आया था क्योंकि पर्सा ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था कि अगर मैं ऑस्ट्रिया से युद्ध करूंगा तो आप मेरा सहयोग करोगे। फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड। तो इन्होंने क्या किया था कि फ्रांस जब युद्ध किया था ऑस्ट्रिया से, इसने पर्सा ने, या पर्सा जो चांसलर था बिस्मार्क ने, तब फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड ने इनका सहयोग नहीं किया था। इसलिए पर्सा जो है वो फ्रांस से मतलब क्या है कि नाराज था और नेपोलियन थर्ड से वो बदला लेना चाहता था। तो अब देखिए ऑस्ट्रिया और जो पर्सा के मध्य युद्ध हुआ उसमें ये तटस्थ रहा था। कौन रहा था? फ्रांस जो है वो तटस्थ रहा था। तो बाद में युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया था। तो बिस्मार्क ने क्या किया? फ्रांस की जो लगातार उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी और बाद में उन्होंने एक जो परिसंघ बनाया था। तो परिसंघ बनाने से मतलब क्या है कि इसकी पर्सा की जो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। नेपोलियन थर्ड जो है वो अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। दोनों के मध्य युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया था और अंततः क्या हुआ था? 1 या 2 सितंबर 1870 ईस्वी को फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य जो युद्ध हुआ था वो इतिहास के अंदर शैडोन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें कहते हैं कि जर्मनी सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया था, तीनों ओर से आक्रमण कर दिया था। और इसके साथ साथ शैडोन के युद्ध के साथ साथ 2 युद्ध, एक तो आता है ब्रिसनबर्ग, एक युद्ध आता है ब्रिसनबर्ग इस युद्ध में, और एक आता है ग्रेवलाट का युद्ध, ग्रेवलाट। ये 2 युद्ध अन्य और थे, ठीक है ना। इन दोनों युद्धों में फ्रांस की जो है वो करारी हार हुई थी, फ्रांस की जो है वो करारी हार हुई थी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो आता है वो यही आता है, कौन सा? शैडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? शैडोन का युद्ध। और इसमें फ्रांस का शासक जो है वो बाद में नेपोलियन जो थर्ड था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, पूरी तरह से हार हो गई थी, आत्म समर्पण कर दिया था नेपोलियन थर्ड ने। बाद में इनके साथ संधि हुई थी, वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। और यह संधि पर्सा और फ्रांस के मध्य हुई, या यूं कह सकते हो बिस्मार्क और नेपोलियन थर्ड के मध्य हुई। और इस संधि में फ्रांस को जो है ना वो मेज और स्ट्रासबर्ग सहित अल्सास और लोरेन का क्षेत्र जो है वो जर्मनी को देना पड़ा था। देखिए क्षेत्र देखिए, एक मेज, स्ट्रासबर्ग, अल्सास, लोरेन, ये सभी प्रदेश जो है ये किसको देने पड़े थे? जर्मनी को देने पड़े थे। किसको देने पड़े थे? जर्मनी को देने पड़े थे, या यूं कह सकते हैं पर्सा को देने पड़े थे। और फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में कितने रुपए देने पड़े थे? 20 करोड़। फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की राशि जो है वो देनी पड़ी थी क्षतिपूर्ति के रूप में, ठीक है ना। और युद्ध हार जाने की रकम जब तक ये फ्रांस जो है नहीं देगा तब तक जर्मनी के सैनिक जो है वो फ्रांस के अंदर जो है वो तैनात रहेंगे। तो फ्रांस के लिए ये अपमानजनक स्थिति थी इस समय। इसके बाद 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने क्या किया? वर्साई के शीश महल में एक दरबार लगाया था 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। और इसमें विलियम प्रथम को बाद में कहते हैं कि सम्राट घोषित कर दिया गया था। विलियम प्रथम को
सम्राट घोषित कर दिया गया था जर्मनी का, और बिस्मार्क बना था चांसलर। बात आती है 18 जनवरी 1871 ईस्वी को, कहां, वर्साय के शीश महल के अंदर जो है वो विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया गया था, और स्वयं जो है वो चांसलर बन गया था। और जर्मनी की जो है ना वो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी बना दी गई थी। इस तरह से एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया था। और जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस और कूटनीतिक कुशलता के कारण ही हो सका था। ओके, थैंक यू बच्चों।